गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्चुअल क्लास ऑफ फिजिक्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। प्रॉब्लम नंबर 7.4 तक सॉल्व हो चुकी थी। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.5। इसमें गिवन है इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज़ द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। नेट पावर एब्जॉर्ब्ड हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7.3 में जो सर्किट दिया हुआ था इसको देख लेते हैं क्या था। 7.3 44 मिली हेनरी इंडक्टर। तो 7.3 में इंडक्टर था। तो इंडक्टर जब किसी सर्किट में होता है तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। ये इंडक्टेंस है। तो इसमें हमको नेट पावर कंज्यूम्ड बतानी। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पी बार इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पे वी आर एम एस क्या, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, कॉस फाई यहाँ पावर फैक्टर है, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। एल सर्किट में फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का होता है। तो पी बार इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 90 डिग्री मीन्स एवरेज पावर absorbed by the circuit will be 0। प्रॉब्लम नंबर 7.4 में लिखा हुआ है 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड। मीन्स प्रॉब्लम नंबर 7.4 में सर्किट में कैपेसिटर है। कुछ इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, ये आपका करंट हो गया। तो देखिए इसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो इसमें पावर नेट पावर एब्जॉर्ब जो है वो 0 होगी। इसमें भी 0 होगी क्योंकि फेज डिफरेंस इसमें भी 90 डिग्री का होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एल सर्किट जो होता है उसमें करंट लैग करती है वोल्टेज को, और सी सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करती है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.6। गिवन, इसमें गिवन है L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल टू 32 माइक्रोफैरड एंड R इक्वल टू 10 ओम। क्वेश्चन है ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस करंट। क्यू वैल्यू ऑफ दिस करंट मीन्स क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इनके फार्मूलाज हैं, आप लोग फार्मूलाज इनके रिमेंबर करिए। देखिए ओमेगा नॉट ये क्या है, इसका फार्मूला 1/√LC, और क्यू का फार्मूला है ओमेगा नॉट L/R। तो इनका फार्मूला आप यूज करिए। वैल्यूज L और C की गिवन है, और इसमें वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर होमवर्क में सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7.7, इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। मीन्स सी और एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। अगेन यहाँ हमको ओमेगा इक्वल टू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो ओमेगा के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1/√LC। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8 है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इन एक्सरसाइज 7.7 is
6 मिली कूलॉम 7.8 क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि इनिशियल चार्ज यहाँ पे गिवन है, सपोज दैट Q नॉट है इनिशियल चार्ज, ये 6 मिली हेनरी है, 6 मिली कूलॉम है, सॉरी 6 मिली कूलॉम, 6 इंटू 10⁻³ कूलॉम हो जाएगा। What is the total energy stored in the circuit initially? तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, इसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो इस फार्मूले में से ये वाला फार्मूला हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको हम अप्लाई करेंगे तो U इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पे क्यू नॉट गिवन है और सी की वैल्यू जो है वो आपकी वो भी गिवन है, सी की वैल्यू हमको लेनी है क्वेश्चन नंबर 7.7 से। 7.7 में जो सी की वैल्यू है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे 7.8 में। तो इस तरह से ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उसमें एक क्वेश्चन और इसमें इंट्रोड्यूस है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, यानी टोटल एनर्जी कुछ टाइम के बाद में कितनी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी बाद में कितनी हो जाएगी ये बताने के लिए फिर बाद में अगर ये सर्किट सपोज दैट ये LR सर्किट होता या CR सर्किट होता, यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस अगर होता तो पावर जो है रेजिस्टेंस में डिसिपेट होती है, यानी ये जो L और C हैं ये पावर कंज्यूम नहीं करते, आपने देखा दोनों में पावर एवरेज पावर 0 होती है। तो जब C सर्किट होगा तो पावर कंज्यूम नहीं होगी, पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो जब पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जो आंसर इसमें हमारा U का आएगा, ठीक है, तो वही आंसर हमारा फाइनलाइज हो जाएगा बाद में। जो भी आंसर U का यहाँ पे आता है वो कुछ टाइम के बाद में भी, बिल्कुल बाद में, चाहे 1 घंटे बाद हो चाहे 2 घंटे बाद हो, जैसा भी मतलब क्वेश्चन में है, तो उसके बाद पावर उतनी ही रहेगी, पावर डिसिपेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि L सर्किट हो चाहे C सर्किट हो ये पावर एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होता तो पावर जो है कुछ टाइम के बाद में चेंज हो जाती। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7.9 पर। इसमें लिखा हुआ है सीरीज LCR सर्किट, R गिवन है, C गिवन है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट सप्लाई व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन 1 कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे ये है कि आपका LCR सर्किट है, क्वेश्चन नंबर 7.9 में ये LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो आपकी ये लिखा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी सप्लाइड है उसके इक्वल है। मीन्स अगर ऐसा होता है तो ये रेजोनेंट कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जब LCR सर्किट में रेजोनेंस होता है तो XL इक्वल टू XC होता है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। रेजोनेंस सर्किट में तभी होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है। XL इक्वल टू XC होने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे इम्पीडेंस देखें तो Z इक्वल टू इम्पीडेंस LCR सर्किट के लिए क्या होगा, √ R² प्लस XL माइनस XC। अगर XL ग्रेटर है XC से तो XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है तभी रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए Z इक्वल टू √
आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हैं, मीन्स आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। एक्सएल माइनस एक्ससी डिफरेंस एक्ससी अगर हम करते हैं तो वो 0 आ जाएगा। तो दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। अब अगर हम इसमें cos फाई देखें, cos फाई, तो cos फाई के लिए हम फार्मूला ये अप्लाई करते हैं R अपान जेड। ये फार्मूला cos फाई के लिए अप्लाई होता है पावर फैक्टर के लिए, R अपान जेड। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos फाई इक्वल टू R अपान जेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि z जो है वो r के इक्वल है, z r के इक्वल है, मीन्स r अपान r हो जाएगा। इस cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू 1। cos फाई इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि cos में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 डिग्री की। cos फाई इक्वल टू cos 0, तो इससे हम कंपेयर करके फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाई इक्वल टू हमको मिलता है फाई इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे हमको 0 डिग्री मिल रही है। इसका मतलब इस सर्किट के लिए फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है कि 0 डिग्री होता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हमसे व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसफर्ड, मीन्स एवरेज पावर अगर हमको फाइंड करनी है तो एवरेज पावर पी बार इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पर देखिए कॉस फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 1 है, मीन्स 1। तो पी बार इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये इस तरह से हम पावर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए कि हमको ये लिखा हुआ है कि एल सी इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई, मीन्स हमको ये 200 वोल्ट जो दिया हुआ है वी आर एम एस दिया हुआ है। तो हम पी बार इक्वल टू यहाँ पे हम 200 पुट करेंगे और आई आर एम एस यहाँ पे गिवन नहीं है हमको। तो आई आर एम एस के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपान आर, मीन्स यहाँ पे वी आर एम एस अपान आर के प्लेस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे आर के प्लेस पे जेड होगा, इम्पीडेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पी बार इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 अपॉन 2, मीन्स 100 इंटू 200 मीन्स 2000 वाट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 वाट को हम किलो वाट में अगर कन्वर्ट कर लें तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वल टू 2 किलोवाट। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.10। क्वेश्चन नंबर 7.10 इसमें क्या दिया हुआ है, a radio can tune over the frequency range of a portion of medium
wave in bracket MW means megawatt, broadcast band in bracket 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 2 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है कि दो रेंजेस, ये एक रेंज दी हुई है फ्रीक्वेंसी की। तो F1 पहली जो इसकी जो लोअर लिमिट है इसको हम F1 मान लेते हैं। F1 है 800 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज। इसको हम 800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो F1 इक्वल टू 8 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। F2 यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो गिवन है 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज मीन्स 1200 multiplied by 10⁻³ hertz means F2 equal to 12 into 10⁵ hertz। LC सर्किट है और उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस यहाँ पे गिवन है मीन्स L इक्वल टू 200 माइक्रोहेनरी, 200 माइक्रोहेनरी मीन्स 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ हेनरी। L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी, इसको हम बोल सकते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्या रेंज होगी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो एलसी सर्किट में होती है उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC, ये फार्मूला यूज था। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, 2πf इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या फाइंड होगा हमको देख सकते हैं। L इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1/2π√LC। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, F स्क्वायर इक्वल टू 1/4π² और इससे हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4π² LF। ये हमारा फार्मूला बन गया, C इक्वल टू 1/4π² LF। तो C1 जब हम फाइंड करेंगे तो C1 इक्वल टू क्या करेंगे, 1/4π²। L यहाँ पे चेंज नहीं है, L कांस्टेंट है। L की वैल्यू जो आपकी गिवन है वही रखी जाएगी, ये वैल्यू रखेंगे हम, ये पुट करेंगे वैल्यू। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। LF1, LF1 यहाँ पे ये हो जाएगा। जब हम C2 फाइंड करेंगे तो इसी तरीके से C2 फाइंड कर सकते हैं। C2 इक्वल टू 1/4π² LF2। आप F1 F2 की वैल्यू आपके पास है,
4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 आप रख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल की वैल्यू गिवन है, तो C1 और C2 आपको मिल जाएंगे। ये रेंज होगी यूज्ड कैपेसिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.11 देख रहे हैं आप। इसमें एक डायग्राम गिवन है। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। और हमसे पूछा क्या है, इसमें गिवन भी है। गिवन क्या है, LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। यहाँ पे वेरिएबल 230 वोल्ट मीन्स VRMS यहाँ पे गिवन है। VRMS इक्वल टू 230 वोल्ट। 230 वोल्ट। सोर्स L इक्वल टू, ये L की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमको 5 हेनरी। C की वैल्यू 80 माइक्रोफैरड है। C इक्वल टू 80 माइक्रोफैरड। और रेजिस्टेंस R इक्वल टू 40 ओम। ये 40 ओम है। तो इसमें पार्ट ए हमसे पूछा है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। मीन्स पार्ट ए में हमको सोर्स फ्रीक्वेंसी बतानी है। सोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो ड्राइव रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा नॉट होती है, दोनों इक्वल होंगी। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, 1/√LC। L यहाँ पे गिवन है, L भी गिवन है, C भी गिवन है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करिए, होमवर्क है। B, पार्ट बी में ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस देखते हैं। तो इम्पीडेंस जब देख रहे हैं आप रेजोनेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि Z इक्वल टू, जैसा कि अभी आपने देखा था, Z इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, R² प्लस XL माइनस XC होल ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स XL इक्वल टू XC होता है, तो कंडीशन है रेजोनेंस की। तो ये आ जाएगा आपका R। जैसा कि पहले आपने क्वेश्चन में देखा था, तो Z इक्वल टू R होगा। यहाँ इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वही आपका इम्पीडेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या है, इसी में पार्ट सी से पहले इसमें एक क्वेश्चन में और पूछा गया है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो करंट का एम्पलीट्यूड आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, उसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो इसका जो I0 ये है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम करंट, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। आप जानते हैं करंट मैक्सिमम होता है, तो हमको I0 फाइंड करना है। तो इसी में आपका अभी हम I0 फाइंड करेंगे। तो I0 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R। लेकिन यहाँ पर V जो है आपका, ये VRMS अपॉन R के प्लेस पर Z हो जाएगा। तो R के प्लेस पर Z हो गया, और Z आपका क्या है, लेकिन VRMS नहीं होगा, ये आपका V0 होगा। I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z, V0 अपॉन Z। तो RMS वैल्यू हमको गिवन है, ये RMS वैल्यू गिवन है। तो V0 हम यहाँ पे, ये फार्मूला इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। V0 इज इक्वल टू VRMS इंटू √2, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रिलेशन
अप्लाई करेंगे वी आर एम एस इंटू √2 अपॉन जेड। तो वी आर एम एस की वैल्यू आपकी ये है आप 230 इंटू √2 अपॉन जेड। जेड की वैल्यू आप देख रहे हैं 40 है, तो 40 से ये हमारा कैलकुलेट होके I0 इक्वल टू 23/4 √2 इतने एम्पियर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। √2 की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो √2 की वैल्यू रख करके हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर ये मिल जाएगा। पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी इसमें पूछा गया है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स हमको बताने हैं अक्रॉस 3 एलिमेंट्स, यानी कि रेजिस्टेंस में यहाँ पे इनके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, सपोज करते हैं वी आर है, तो ये वी आर हमको फाइंड करना है। कैपेसिटेंस के बीच में जो भी आपको का पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमको फाइंड करना है वी सी। और इंडक्टर के बीच में, इंडक्टर के एंड्स में जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये हमको फाइंड करना है। तो ये देखिए कैसे फाइंड करेंगे। वी आर इक्वल टू सिंपली फार्मूला हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई के प्लेस पर आई आर एम एस करेंगे, आई आर एम एस यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो वी आर एम एस के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा होगा, यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है उसी के अकॉर्डिंग जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होगी वो यहाँ हम पुट करेंगे। वी आर इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी इज इक्वल टू आई आर इंटू आर हो जाएगा। तो आई आर एम एस यहाँ पर हमको गिवन नहीं है, तो आई आर एम एस के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, वी आर एम एस अपान जेड। यहाँ पे जेड यूज करेंगे क्योंकि जो टोटल जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो जेड है, मल्टीप्लाइड बाई आर। वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन जेड इक्वल टू, हम यहाँ पे देख रहे हैं जेड इक्वल टू आर ही है, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू आर, आर आर कैंसिल हो गया। तो वी आर इक्वल टू वी आर एम एस विच इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। अब ये एक एलिमेंट में जो है आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, दूसरे एलिमेंट में देखते हैं। दूसरा एलिमेंट आपका ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है Vc, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। Vc इज इक्वल टू सिंपल वही फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो I के प्लेस पर आई आर एम एस इंटू, और R के प्लेस पर यहाँ पे Z होगा। तो Vc इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू जो भी हमारी फाइंड हुई है वो हम यहाँ पर पुट करके और उसका आंसर कर सकते हैं। आई आर एम एस फाइंड हो चुका है, जेड भी आपका फाइंड हो चुका है, तो इसको हम कर लेंगे। तो आप इसको होमवर्क में करिए। फिर आपका तीसरा जो कंपोनेंट है वो इंडक्टर है। तो इसमें अगर हम VL फाइंड करेंगे तो VL इक्वल टू सिंपली आई आर एम एस इंटू जेड। तो ये दोनों आंसर ये आपके सेम हो जाएंगे।
ये दोनों सेम आंसर हो जाएंगे, क्योंकि IRMS करंट जो इंडक्टर में है वही करंट कैपेसिटर में भी है। तो IRMS, लेकिन जो पूरे सर्किट का इम्पीडेंस है वो भी दोनों के लिए सेम है, तो इन दोनों के लिए ये आंसर सेम हो जाएंगे। तो आप लोग इसकी वैल्यू पुट करके आंसर होमवर्क में करिए। अब देखते हैं कि इसका तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है। इसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। ये हमको शो करना है कि किस तरह से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर है तो उस पर LC कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़ीरो होगा। तो कैसे ज़ीरो होगा ये हमको शो करना है। तो देखिए, इंडक्टर अगर केवल सर्किट में होता है, केवल इंडक्टर, तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि करंट जो है वो लैग करती है वोल्टेज से। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर करंट हम यहाँ पे ये करंट दिखाएं इंडक्टर सर्किट के लिए, अगर हम देखें सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है यहाँ पे हम देखें कि ये लैग कर रही है वोल्टेज से। और कैपेसिटर अगर है, अगर सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर देखें तो उसमें करंट लीड करती है। तो इसका मतलब कि उसका जो कैपेसिटर के एंड्स पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है VC वो ये ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट VC से लीड कर रही है। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम LC कॉम्बिनेशन के लिए देखें, LC कॉम्बिनेशन, तो LC कॉम्बिनेशन में हमको क्या बताना है, ये शो करना है। क्वेश्चन था कि ये आपका क्वेश्चन था, शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो। तो LC कॉम्बिनेशन में हम जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो देखें क्या है। यह दो वेक्टर हैं, आप इसको वेक्टर की तरीके से ट्रीट करिए। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा आपका VLC, अगर हम इसको कहें VLC इक्वल टू, तो VL माइनस VC होगा। और आपने देखा था अभी कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो XL इक्वल टू XC होता है, XL इक्वल टू XC, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है रेजोनेंस की। अब ये XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एज ए रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं, एज ए रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, V अपान I। तो अगर हम देखें तो VL अपान IRMS, इसको हम लिख सकते हैं। और XC को क्या कर सकते हैं, VC अपान IRMS। तो यहाँ से IRMS कैंसिल होते हैं, तो VL इक्वल टू VC। तो रेजोनेंट जब सर्किट में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि VL और VC दोनों इक्वल होते हैं। तो VL और VC दोनों इक्वल हैं, तो VLC क्या हो जाएगा, VLC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो इस टॉपिक में इतना ही, ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस चीज़ को। अगर इसी क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम में ये AC सोर्स न दिया होता, सोर्स DC हो जाता, अगर यहाँ पर इसके प्लेस पर DC सोर्स होता, कोई बैटरी कनेक्ट हो जाती और आपसे पूछ लिया जाता कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताइए, तो आप क्या करते।
तो सिंपली जैसे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सएल इक्वल टू 2πfl, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सी के लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 1/2πfc, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसके प्लेस पर, तो बैटरी में क्या होता है, करंट स्टडी होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तब उस कंडीशन में अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 पुट करेंगे। इसका मतलब उस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू 0 आएगा और एक्सी क्या आएगा, 1/0 हो जाएगा पूरा, यानी एक्सी उस कंडीशन में इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2018 में आई थिंक। तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।